अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त नजफ़ नवाज़ और आप देख रहे हैं नजफ़ नवाज़ टीवी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि तारे और सितारे कैसे बने? दिन में आफताब और रात में महताब अपने आबोताब के साथ जलवागर होते हैं। और अगर आपको महीने की कुछ रातें ऐसी मिल जाएं कि जब चाँद अभी रोनुमा ना हुआ हो, तब आपको तारों से भरा आसमान नज़र आता है। इस बात पर अक्सर आपने गौर किया होगा कि आसमान में कुछ तारे ऐसे दिखाई देते हैं जो बाकियों से ज़्यादा चमक रहे होते हैं। वो क्या होते हैं? वो असल में सितारे हैं जो हमारी सूरज की गिर्द ही घूम रहे हैं। सितारे आसमान में टिमटिमाते हैं तो सितारे ऐसे नज़र आते हैं जैसे दूर आसमान में कोई बल्ब रखा हो। हम सब अपने निज़ाम शमसी के सितारों की खसूसियात बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और ये जानते हैं कि निज़ाम शमसी के कुल 8 सितारों में से पहले 4 सितारे पथरीले हैं और बाकी के 4 सितारे गैसी माया देव हैं। ऐसा क्यों है? ऐसी कौन सी वजूहात है जिसकी वजह से ये फ़र्क आया? आएँ जानते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। आज हम किसी भी साइंसदान से ये सवाल करेंगे कि बिग बैंग क्या है, तो वो ये कहेगा कि ये वो ज़ोरदार धमाका है जिसके नतीजे में हमारी ये कायनात बनी। और अगर हम फिर से पूछेंगे कि इसके बिग बैंग के बाद क्या हुआ, तो ये जवाब सुनने को मिलेगा कि इसके बाद तमाम मादे ने हाइड्रोजन और हेलियम के बड़े बड़े बादलों की शक्ल अख्तियार कर ली और हमारी कायनात फैलना शुरू हुई। हमारे इस सवाल निज़ाम शमसी के अंदरूनी सितारे पथरीले और बैरूनी सितारे माया हालत में क्यों हैं का जवाब इसी जवाब में ही कहीं मख्फी है। लेकिन वो जवाब है क्या? चलिए मैं आपको बताता हूँ। हम सब जानते हैं कि कायनात में मौजूद हर शय, चाहे वो सितारे हों या सितारे या फिर चाँद या शहाब साकब ही क्यों ना हो, सब में हाइड्रोजन, हेलियम और उसके साथ साथ कार्बन की सबसे ज़्यादा मिकदार पाई जाती है। ये तमाम जिस्म जिनका मैंने नाम लिया वो किस तरह वजूद में आए? यकीनन इस गैस के बादलों की सिकुड़ने की वजह से बने होंगे। यहाँ एक सवाल जो हम में से अक्सर लोग के जहन में आएगा वो ये कि बादल सिकुड़ना क्यों शुरू हुए। तो इसका नहायत आसान और आम फहम जवाब कशिश शकल है। इन बादलों में मौजूद हाइड्रोजन, हेलियम और उनके अलावा दूसरे नासर के एटमों की दरमियानी कशिश की वजह से ही ये बादल सिकुड़ना शुरू हुए। दोस्तों, अब दूसरा सवाल ये भी पैदा होता है कि अगर ये तमाम के तमाम जैसे बादलों से ही बने हैं तो फिर ऐसा क्यों है कि सितारे रोशनी खारिज करते हैं और सितारे, चाँद और शहाब साकब नहीं? ऐसा क्यों है कि सितारे सितारों के और चाँद सितारों के गिर्द घूमते हैं और उन सब की इस तरतीब से उलट तरतीब क्यों नहीं? कोई तो वजह है। दोस्तों, वो वजह ये है कि जैसे जैसे ये बादल सिकुड़ते गए वैसे वैसे इनका हुजूम छोटा होता गया और उनमें जहाँ जहाँ हाइड्रोजन और हेलियम की मिकदार बहुत ज़्यादा थी वहाँ ऐसे जिस्म बने जिनमें इन दोनों की मिकदार आज हमें सबसे ज़्यादा नज़र आती है। जी हाँ, मैं सितारों की बात कर रहा हूँ। हमें अपनी सूरज जो कि एक सितारा है में ये दलाइल मिलते हैं कि ये दोनों नासर वाज़िया मिकदार में पाए जाते हैं। दोस्तों, और साथ ही हैरान कुन बात यह है कि साइंसदानों ने हेलियम को सूरज से आने वाली रोशनी में सबसे पहले दरियाफ्त किया था और उसके बाद ज़मीन पर इस अंसर को दरियाफ्त कर लिया गया था। तो इन बादलों में हाइड्रोजन और हेलियम की ज़्यादा मिकदार वाले हिस्से में तो सारे बन गए, लेकिन क्या सितारे भी इस तरह वजूद में आए? जी हाँ, इन बादलों में ज़्यादा मिकदार हिस्से के इर्द गिर्द जो हिस्सा मौजूद था जिनमें इन दोनों नासर की मिकदार सितारों की निस्बत कदरे कम थी,
وہ بھی آہستہ آہستہ سکڑنا شروع ہوئے اور اس طرح سیارے وجود میں آئے۔ پر ایسا کیوں ہے کہ ہمارے نظام شمسی کے کچھ سیارے پتھریلے اور کچھ گیس کے بنے ہیں؟ دوستو، اس کی وجہ یہ ہے کہ ستاروں کے گرد جو ہائیڈروجن اور ہیلیم کی مقدار موجود تھی وہ اتنی تو نہ تھی کہ دوسروں کا ستارہ بن جاتا، اس لیے ان سے بننے والے اجسام سیارے بنے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہ ستارے سے کم قریب حصے میں ان دونوں عناصرین کی مقدار زیادہ، اور جیسے جیسے ستارے سے دور جائیں تو ان کی مقدار بتدریج کم ہوتی جاتی ہے۔ مقدار زیادہ ہونے کا یہ مطلب ہے کہ ان سیاروں کی کثافت بھی زیادہ ہوگی۔ یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ ٹھوس چیزوں کی کثافت ہوا میں حل ہونے والی گیسوں سے زیادہ ہے، اور اس لیے ستاروں سے دور بننے والے سیاروں میں ہائیڈروجن اور ہیلیم جیسے عناصر کی مقدار کم ہونے کے باعث ان تمام کی کثافت بھی بہت کم ہوگی، جس کی وجہ سے وہ پتھر کی طرح ٹھوس نہیں بلکہ گیس کے بنے ہوں گے۔ دوستو، تو یہ چیز آپ اپنے نظام شمسی میں بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ اندرونی 4 سیارے جن میں عطارد، زہرہ، زمین اور مریخ شامل ہے ٹھوس اور پتھریلے ہیں، جبکہ بیرونی 4 سیارے جن میں مشتری، زحل، یورینس اور نیپچون شامل ہے وہ مائع حالت میں ہیں۔ دوستو، ایک حیرت انگیز بات بتانا چلو کہ سیارہ زحل جو کہ گیس کا بنا ہوا ہے کو اس کے حجم کے برابر کسی سمندر میں ڈال دیں تو اس کی کثافت اس قدر کم ہے کہ وہ اس پانی پر تیرنے لگے گا۔ دوستو، اس پوری ویڈیو میں آپ کو اس بات سے باور کرنا تھا کہ آخر کسی ستارے کے گرد چکر کاٹتے سیاروں کا پتھریلا مائع ہونے کی پیچھے آخر وجہ سے کیا ہے۔ امید ہے کہ صورتحال آپ کو واضح ہوگی۔ دوستو، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔ اللہ حافظ۔